तर राज्यात एकीकडे या सगळ्या घडामोडी घडत असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत होतीये. आपण थेट जाऊयात. ये जिम्मेदारी सरकार और कोर्ट्स दोनों की है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छे निर्णय दिए हैं लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा है. मसलन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेताओं के ऊपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के मामले एक जज चलाए, एडजॉर्नमेंट देगा तभी वो हो पाएगा. इसलिए जब लोग हमको पूछते हैं, और मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, उद्धव जी कहते हैं कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करते. अरे भाई आप लोगों ने पिटीशन किए, आप विड्रॉ कर लो तो स्टेटस को हट जाएगा. ये डबल बात क्यों करते हो, डबल स्पीक क्यों करते हो. ये कोई राज्य सरकार के हाथ में नहीं है. सुप्रीम कोर्ट, और मैं ये मानता हूं कि अक्टूबर नवंबर तक केस का फैसला आ जाएगा और चुनाव भी हो जाएंगे, और हम भी चाहते हैं चुनाव हो जाए इसी साल. हाँ, मुझे लगता है, देखिए इट्स अ प्योर गेस बिकॉज आई बीइंग अ लॉयर, मैं जब किसी केस की ओर देखता हूँ तो साधारणतः जो सुप्रीम कोर्ट का टाइम फ्रेम होता है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये हियरिंग पे आ जाएगी और शायद फैसला हो जाएगा. तो आप शिवसेना के साथ लड़ेंगे बीएमसी इलेक्शन या फिर अलग लड़ेंगे? नहीं, हम लोग शिवसेना के साथ में लड़ेंगे. और एमवीए का क्या है, आप समझते हैं कि वो अलग अलग लड़ेंगे कि साथ? क्योंकि वहां से अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं. मुझे ये लगता है कि एमवीए जो है स्ट्रैटेजिक अलायंस करेगा. स्ट्रैटेजिक अलायंस का मतलब ये होता है कि कुछ जगह पर अगर वो अलायंस करे तो उनको नुकसान है, हमको फायदा है. ऐसी जगह पर वो अलग लड़ेंगे. कर सकते हैं ऐसे? हाँ, अलग कहीं पे अलग, कहीं के एक साथ एकदम तो कर सकते हैं. मैसेजिंग कैसे जाती है? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स में निर्णय पहले होता है और मैसेजिंग बाद में होता है. अच्छा, मुंबई 150 का जो स्लोगन है जी, इज इट स्टिल ऑन? हाँ, 100% ऑन. नड्डा जी ने स्लोगन दिया था. हाँ जी, हम मुंबई जीतेंगे अच्छे तरीके से. और प्लेटफॉर्म क्या होगा, वही हिंदुत्व? देखिए हिंदुत्व ये पोल प्लेटफॉर्म नहीं है. मैं वापस कहता हूँ, वो तो हमारी विचारधारा की बात है. हम तो हिंदुत्ववादी है ही, तो उसके भरोसे हम वोट नहीं मांगते. हम वोट तो विकास के भरोसे मांगते हैं. और पिछले भी चुनाव में आपने देखा होगा, जिस समय मैंने एक पोल कैंपेन लीड किया था और हमने एक बड़ी जंप मुंबई में ली थी, उस समय भी पूरे भाषण में मैं सिर्फ विकास की बात करता था, ऑलवेज. अब यू इवन से औरंगजेब उनको भी ले आते हैं आप, तो फिर कैसे हुआ फिर कि सिर्फ विकास? औरंगजेब और विकास तो दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है. हमारे विकास में औरंगजेब रोड़ा है. देखिए कैसे? मैं बता रहा हूँ, उनको मरे बड़े साल हो गए. वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या होता है कि कई बार नेशनल मीडिया और स्पेशली इंग्लिश मीडिया ये हमारे मराठी के भाषणों को पूरा सुनता नहीं है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज़ कोट कर देता है और फिर वही एक नरेटिव बनता है. मैंने क्या कहा था कि देखिए अचानक महाराष्ट्र में कुछ जिलों में औरंगजेब का स्टेटस रखना शुरू हो गया, उनके फ़ोटो लगने शुरू हो गए, उनके फ़ोटो लेकर प्रोसेशन निकलना शुरू हो गया. तो औरंगजेब तो कोई हमारे हीरो नहीं है और भारतीय मुसलमानों के भी हीरो नहीं है. उनके डिसेंडेंट्स भी यहाँ नहीं है, वो टर्किक मंगोल थे. तो टर्किक मंगोल तो हमारे यहाँ फैमिलीज कितनी निकलेगी पूरे देश में, तो ये तो कोई उनकी औलादे भी नहीं है. इतने सालों के बाद अचानक इतने लोग ये स्टेटस रखने लगे. तो मैंने कहा कि मेरे मन में शंका है कि औरंगजेब की इतनी औलादे कैसे पैदा हो गई. उनकी औलादे तो है नहीं. तो इसका मतलब ये है कि बाय डिज़ाइन कुछ लोग कम्युनल हार्मनी खराब करना चाहते हैं और वे लोग इस प्रकार की ये तस्वीरें लगा रहे हैं, क्योंकि भारतीय मुसलमानों का और नेशनलिस्ट मुसलमानों का औरंगजेब हीरो नहीं हो सकता. ये मेरा पूरा स्टेटमेंट है. क्या गलत है बताइए? इसमें कोई गलत नहीं है. अब किसी ने उसमें से औरंगजेब की औलादे इतना ही निकाल दिया और कहा ये रेथोरिक में यूज़ कर रहा हूँ. आई नेवर सेड इट अबाउट मुसलमान. मैं मुस्लिमों के लिए थोड़ी मैंने औरंगजेब की औलादे, मैंने ये कहा कि भारतीय मुसलमानों का भी औरंगजेब. और महाराष्ट्र के अंदर हम कैसे सहन करेंगे? अरे भाई हम उनसे लड़े, लाखों हिंदुओं को मार दिया उन्होंने, देश भर के मंदिर तोड़े. हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को 11 दिन तड़पा कर मारा है उन्होंने, केवल एक चीज़ के लिए कि आप धर्म बदलो. नहीं बदला संभाजी महाराज ने. तो ऐसे औरंगजेब के पोस्टर अगर कोई लगाएगा तो कैसे सहन किया जाएगा? तो ये डिज़ाइन है अचानक. अच्छा, इससे अगर समझ लीजिए कि
हर साल लगते हैं, ऐसा नहीं हुआ। सरकार बदली और अचानक औरंगजेब के पोस्टर लगा रहे हैं, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो डिज़ाइन है। मैंने उसको डिसाइफर किया, तो इसको एक रिथोरिक के रूप में लिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्टेक्स्ट में रखकर अगर इसको देखा जाए तो मैंने बिल्कुल सही बात कही। तो 2024 में भी यही बातें उठेंगी, टिप्पू सुल्तान, औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, हर जगह यही छत्रपति शिवाजी महाराज इनसेपरेबल है, क्योंकि हम जो सरकार चलाते हैं, हेगड़ेवर, वीर सावरकर, सारे यही उठेंगे। उनके नाम से हम सरकार चलाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। और सावरकर या हेडगेवार हम नहीं लाते। हम तो थोड़ी, जब राहुल गांधी एक नासमझ व्यक्ति की तरह आकर वीर सावरकर का अपमान करते हैं, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, अंडमान की जिस काल कोठरी में वीर सावरकर 11-12 साल रहे, एक रात बिताकर दिखाए। जिस प्रकार के अत्याचार सावरकर जी ने सहन किए, कितने लोगों ने सहन किए। देश में 2 बार काला पानी की सज़ा होने वाला सावरकर जी के सिवा दूसरा कोई है? और सावरकर जी स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, लेकिन जाति प्रथा को हटाने के लिए सावरकर जी ने किया हुआ काम, विज्ञान निष्ठता के लिए सावरकर जी ने किया हुआ काम, ये सारी चीज़ें उनको महान बनाती है। राहुल गांधी को पता ही नहीं है सावरकर क्या है। ये तो कोई पढ़ा देता है, कोई लिखा देता है, और ये आकर यहाँ पर बोलते। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा स्वतंत्र वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों को नीचा दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी एक ऐसा व्यक्तिमत्व था कि शायद उनके सामने कांग्रेस के कई बड़े नेता बौने लगते। तो ऐसी चीज़ें अगर वो कहेंगे, हम क्यों सुनेंगे? तो यू थिंक कि उद्धव जी या शरद पवार जी ने राहुल गांधी को समझाया नहीं होगा वीर सावरकर के बारे में? अगर मुझे बताइए, अगर उन्होंने समझाया तो फिर वापस क्यों बोला, और फिर उसके बाद वापस क्यों बोला, और उसके बाद वापस क्यों बोला? और कांग्रेस एक पत्रिका निकालती है, एक उनका मैगजीन निकलता है, उस मैगजीन में वो छापते हैं कि सावरकर ने बलात्कार किया था, सावरकर होमोसेक्सुअल थे। इस स्तर पर जाकर ये कैसे टॉलरेट होगा? ये नहीं हो सकता है। देखिए, उद्धव जी टॉलरेट कर लेंगे सत्ता के लिए, हम नहीं करेंगे। कर्नाटका में सावरकर का वो चैप्टर भी निकाल दिया है, जो ये राहुल गांधी करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे। मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा, आप सावरकर का चैप्टर निकाल सकते हो, देशवासियों के दिल से सावरकर को नहीं निकाला जा सकता, महाराष्ट्र के लोगों के दिल से सावरकर को नहीं निकाला जा सकता। आप सावरकर या हेडगेवार उनके बारे में आर यू स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को हटाने के लिए कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी किताबें सावरकर जी पर लिखी हुई है, उतनी शायद ही कम लोगों पर लिखी हुई है। तो नए सिरे से हमको कोई इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है, लोग उसको जानते हैं। हाँ, डिसइन्फॉर्मेशन का हम जवाब देते हैं। और जहाँ तक हेडगेवार जी का सवाल है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये नीति रही है, आप हम पर पत्थर फेंकिए, आप हमको गाली दीजिए, आप कुछ भी कीजिए, हम तो राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। और इतने बार बैन लगाने की कोशिश हुई, गाली देने की कोशिश हुई, संघ बढ़ता है, संघ कम नहीं होता। 2024 में क्या कुछ ये सुनने में आया है कि कुछ शिव सैनिक हैं जो कहते हैं कि हम बीजेपी में लोटस के अंडर अगर हम लड़ें तो वी विल विन, मोदी जी अगर हमारे लिए कैंपेन करेंगे तो वी विल विन, सिर्फ शिवसेना के बलबूते हम शायद ना जीत पाए? क्या ऐसे आप मिल रहे हैं लोगों से जो ऐसे कह रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ेंगे। शिवसेना के लोग शिवसेना के सिंबल पर लड़ेंगे, बीजेपी के लोग बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे, और मोदी जी दोनों के लिए कैंपेन करेंगे, और मोदी जी दोनों को चुनकर लाएंगे। जहां तक एक आधी सीट का सवाल है, उसमें कुछ एक्सचेंजेस हो सकती है। जैसे इससे पहले भी मैं आपको बताता हूँ, अभी 2019 के चुनाव में हमने 126 सीटें उद्धव जी को दी थी। 6-7 सीटों पर उनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, हमने हमारे कैंडिडेट दिए।
उनके सिंबल पर हमारे कैंडिडेट हमने लड़ाए, क्योंकि उनका कैंडिडेट नहीं था। आज भी शिंदे जी के साथ आए हुए लोगों में ऐसे लोग हैं कि जो हमारा जिला अध्यक्ष था, उनके पास कैंडिडेट नहीं था तो उन्होंने हमको मांगा, हमने उनको दे दिया। या पालघर के जो एमपी है, पालघर में हमारे एमपी थे, उन्होंने हमको सीट मांगी कि पालघर हमको चाहिए, हमने उनको दी, उन्होंने कैंडिडेट भी दे दीजिए, तो हमारा ये एमपी उनके सिंबल पर लड़ा। तो जब अलायंस होता है तो एक्सचेंजेस गिव एंड टेक होती है, लेकिन ये बात पक्की है, शिवसेना खुद के सिंबल पर, बीजेपी अपने सिंबल पर। जी, केसीआर इज जस्ट स्टार्टेड कैंपेनिंग आपके यहाँ, ही हैज मेड एन एंट्री। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, जैसे एआईएमआईएम थी वैसे अब इस बार केसीआर है। आप कैसे देखते हैं? ये सारी एक दूसरे की ABC टीम है, ये सारे बिल्कुल क्या कहते हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और जब भी कोई नई स्पेस तैयार करने की कोशिश करता है तो उसको बीजेपी के साथ जोड़ दिया जाता है। जहाँ तक केसीआर का सवाल है, देखिए केसीआर जी में और हम में फ़र्क क्या है। केसीआर जी के राज्य में बीजेपी बंडी संजय के नेतृत्व में आंदोलन कर रही थी। मैं भी कई बार गया, 2 बार मेरी सभा को परमिशन नहीं मिली, बंडी संजय को केवल सभा ले रहे इसलिए जेल में डाला गया। हमारे यहाँ पर केसीआर आए, हमने कहा यहाँ पर लोकतंत्र है, जिसको आना है आए, नियम के अनुसार परमिशन ले, जितनी सभाएं करनी है करे। किसी की सभा करने से और किसके पोस्टर लगाने से बीजेपी के वोट कम नहीं होते। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, इसलिए वो ज़रूर आए, जितनी सभा करनी है कर रहे, वो सभाएं कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, कुछ लोगों को पार्टी में भी ले रहे हैं। वी आर नॉट बॉदर्ड। कुछ डेवलपमेंट इश्यूज पे आती हूँ। आपने जिक्र किया था अर्लियर अबाउट इरिगेशन प्रोजेक्ट। वाई इज वाटर मैनेजमेंट नॉट प्रायोरिटी इन महाराष्ट्र? कभी सूखा पड़ता है, नासिक में वगैरह हमने देखा हुआ है, पानी की इतनी किल्लत होती है, उसके बाद जब बारिशें आती हैं मुंबई डूब जाता है। ऐसे क्यों होता है कि वाटर मैनेजमेंट जो है वो कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र की ज्योग्राफी ऐसी है कि मोर देन 50% ऑफ महाराष्ट्र इज ड्राउट प्रोन। 50% महाराष्ट्र में हम लोग हमेशा ड्राउट देखते हैं और 50% महाराष्ट्र ऐसा है कि जिसमें